हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी गणित के पहले पाठ पूर्णांक का अध्ययन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा है पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं यह वैसे आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इसको एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे यहाँ पे लिखा है। प्राकृत संख्याएं के बारे में मैंने लिखा है वे संख्याएं जो प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से प्रदर्शित होती हैं वे प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। जैसे हम एक वस्तु, एक कोई भी वस्तु, प्राकृतिक वस्तु ले सकते हैं, जैसे एक पत्ता, एक पत्थर, एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी प्राकृतिक अन्य प्राकृतिक वस्तु से हम एक को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से दो को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक कि 10 को भी हम प्राकृतिक वस्तु की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम 10 पत्ते, पेड़ के पत्ते 10 गिन करके ला सकते हैं, या हम गिन करके 10 लकड़ी के टुकड़े या 10 पत्थर या 10 कोई अन्य प्राकृतिक वस्तु ला सकते हैं। इसी प्रकार से 20, 100, 200, 1000, अनंत तक ये सब हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि इन सबको हम प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखें, शून्य हमारी प्राकृत संख्या नहीं होती। उसका कारण भी मैं यहीं पर ही स्पष्ट कर दूं कि शून्य प्राकृत संख्या क्यों नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि शून्य को हम किसी भी प्राकृतिक वस्तु की सहायता से प्रदर्शित नहीं कर सकते। आइए अब हम अध्ययन करते हैं पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मैंने ऊपर ही स्पष्ट कर दिया था कि शून्य हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु जब शून्य प्राकृत संख्याओं में मिलता है तो यह पूर्ण संख्या बन जाता है। यह सारी संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो 9 तक हम लिख देते हैं, यह सब हमारे संख्याओं को लिखने के लिए अंकों के संकेत हैं। जब इन संकेतों की खोज की जा रही थी तो आर्यभट्ट जी ने यह संकेतों की खोज सब हिंदी में की थी। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी प्रकार से आगे को अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग संकेत बनाए जा रहे थे। जब बहुत ज़्यादा संकेत आर्यभट्ट जी ने बना लिए थे तो वह एक बिंदु पर पहुंचकर बड़ा कंफ्यूज हो गए थे। वह सोचने लगे कि हम अगर हर संख्या के लिए अलग अलग संकेत बनाएंगे तो इतने संकेत हमें याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं और अनंत संकेतों को हम याद नहीं रख सकते। तब उन्होंने शून्य की खोज की और इसमें शून्य जोड़ दिया। अब आगे की संख्याएं बनाना बड़ा आसान हो गया। उन्होंने शून्य के लिए संकेत बनाया, 10 लिखने के लिए 1 और 0, यह संकेत बन गया, 10 लिखने का संकेत बन गया। इसी तरह से हम शून्य लगा करके किसी भी प्रकार की करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्याओं को लिख सकते हैं। कहने का मतलब है हमारा लिखने का कार्य, अब संख्याओं को लिखने का कार्य पूर्ण हो गया। केवल हमें 10 संकेत याद करने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक के संकेत अगर हम याद कर लेंगे तो हम सारी संख्याओं को, कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या होगी, करोड़ों, अरबों, खरबों, किसी भी प्रकार की संख्याएं होंगी, उनको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अब हम संख्याओं को पूर्णतः जान चुके हैं, संख्याओं को लिखना जान चुके हैं। इसलिए शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाई? पूर्ण संख्याएं कहलाई। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हमारी प्राकृत संख्याएं केवल 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती हैं शून्य से लेकर के अनंत तक होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझें कि पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, कभी कभी हमें जब संख्याओं के साथ दिशाओं को भी बताना होता है तो उसको बताने के लिए हम पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हम ऊपर, अगर हम ऊपर ऊंचाई को 5 मीटर ऊपर जाते हैं तो हम ऊंचाई को +5 मीटर से दिखाते हैं, लेकिन अब हम गहराई में जाते हैं तो किससे दिखाएं? तो यहाँ पर ये समस्या जब उत्पन्न हुई तो इसके लिए माइनस, मान लो माइनस, हम 10 मीटर गहराई में जा रहे हैं तो माइनस कर दिया गया। ऊपर जाने के लिए संख्याओं को प्लस से, नीचे जाने के लिए संख्याओं को
माइनस से प्रदर्शित किया गया। ठीक इसी प्रकार से हमारी दाईं तरफ हम जब चलते हैं तो दाईं तरफ की दूरियों को सब धनात्मक संख्याओं से प्रदर्शित किया गया और बाईं ओर को प्रदर्शित करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग किया गया। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या हैं तथा ऋणात्मक संख्याएं, जब अब इसमें जो ऋण संख्याएं जुड़ चुकी हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे लाभ है, और उदाहरण से मैं इसको स्पष्ट कर दूं। जैसे लाभ है, हम किसी चीज में हमें लाभ होता है तो उसको हम धनात्मक मान लेते हैं, लेकिन अगर हानि हुई तो फिर हम उसको क्या माने? तो उसको हम ऋणात्मक मानते हैं। अगर हम दाएं दिशा को धनात्मक मान रहे हैं तो फिर बाएं दिशा को हम ऋणात्मक मान लेते हैं। और अगर हम ऊपर चढ़ने को, यानी कि बढ़ने को, किसी चीज के बढ़ने को धनात्मक मान रहे हैं तो घटने को हम उसको ऋणात्मक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, या इसको हम +1, +2, +3, +4 करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे पूर्णांक हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। इस प्रकार से ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है, या आगे भी चलते रहेंगे। और एक अन्य पूर्णांक होता है शून्य पूर्णांक। शून्य एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसमें ना तो धन चिन्ह होता है ना ही ऋण चिन्ह होता है। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ तक प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को समझ लिया है। चलिए अब हम पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखते हैं। आप लोगों ने वैसे इसको भी कक्षा 6 में सीख लिया है, फिर भी यहाँ पर हम, क्योंकि ये चैप्टर में है तो इसको हम फिर से दोबारा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच दी है। इस रेखा के बीचों बीच में हम शून्य ले लेते हैं। इसके दाईं तरफ, हमारे जो दायां हाथ है, इस तरफ हम कुछ भागों में इसको बांट देते हैं। यहाँ की दाईं तरफ की सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी? धनात्मक होंगी। इससे पूर्व में ये आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दाएं ओर की संख्याएं दाएं ओर कैसे पूर्णांक होंगे? धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब बाईं ओर के जो पूर्णांक होंगे वे सब के सब ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। आगे भी चलते रहेंगे। बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे हम। तो इस तरह से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए अब हम पूर्णांकों के जोड़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे यह एक प्रकार से आपका कक्षा 6 का रिवीजन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर पूर्णांक के जोड़ को समझाने के लिए 3 उदाहरण लिखे हुए हैं। +5 + -6, और दूसरा है -6 + -7, और तीसरा है +8 + -4। आइए पहले हम पहले पूर्णांक को जोड़ने का प्रयास करते हैं, पहले उदाहरण को जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक गेम पे चलते हैं। आपने लूडो का गेम खेला होगा, वहाँ पर 2 अलग-अलग कलर की गोटियाँ ही कटती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि यहाँ पर दोनों ही अलग-अलग कलर की गोटियाँ एक दूसरे को काटेंगी। समान कलर की गोटियाँ एक दूसरे को नहीं काटती हैं। +5 है, यह एक प्रकार की, इसको हम लाल रंग के 2, 3, 4, 5, इसको हम सफ़ेद गोटियाँ मान लेते हैं। 6 हमारी ऋण है, इसको हम काली गोटियाँ मान लेते हैं। इनको मैंने काला कर दिया। यह हमारी काली गोटियाँ हो गई। कितनी है? 6 है, सॉरी, ये 6 काली गोटियाँ हो गई। तो जब हम इनको जोड़ते हैं, +5, ये प्लस की गोटियाँ हैं सारी, सफ़ेद जो है, और जो काली हैं ये ऋणात्मक गोटियाँ हैं। और हम लूडो के गेम में जानते हैं कि अलग अलग कलर की गोटियाँ ही एक दूसरे को काटती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो काली और सफ़ेद गोटियाँ हैं एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही गोटियाँ कटेंगी, यानी कि
ये दोनों गोटियां एक दूसरे को काट देंगी, ये समाप्त हो जाएंगी। यह दोनों गोटियां भी एक दूसरे को काट देंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार से ये गोटियां भी एक दूसरे को काटेंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन कौन सी गोटी बची? एक गोटी बची है, और वह भी काली। काली यानी कि ऋणात्मक। देखिए +5 था, प्लस -6 था, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक प्रकार से 6 में से 5 घटा दिया, चिन्ह माइनस का आया। अभी मैं इसके लिए नियम भी आपको बताऊंगा। अब देखिए -6 और -7 वाली गोटी दोनों ही काली गोटियां हैं। ये भी काली गोटी है, यह भी काली गोटी है, यह भी काली गोटी है। सारी 6 की 6 गोटियां जो हैं वह काली हैं। यह भी गोटी काली है, नीचे वाली गोटियां भी काली है। और हम लूडो के गेम से जानते हैं कि यह काली गोटियां एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक कलर की गोटियां एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो यह सब की सब एक दूसरे को नहीं काटेंगी और यह आपस में मिल जाएंगी। तो मिल जाएंगी तो कितनी गोटियां हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यह 13 गोटियां हुई, लेकिन कौन से कलर की हैं? काले रंग की। काले रंग की यानी कि ऋणात्मक गोटियां हो गई। ठीक इसी प्रकार से अब हम +8 और +-4 को करते हैं। यहाँ पर +8 यानी कि सफ़ेद गोटियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऋण 4 यानी कि काली गोटियाँ 1 2 3 4। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, विपरीत कलर की गोटियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं। तो ये दोनों ने एक दूसरे को समाप्त किया, इन दोनों ने एक दूसरे को समाप्त किया, इन दोनों ने एक दूसरे को समाप्त किया, इन दोनों ने एक दूसरे को समाप्त किया। कौन सी बची? 1 2 3 4। तो 4 सफ़ेद रंग की गोटियाँ बची, यानी कि सफ़ेद यानी कि प्लस चिन्ह। चलिए एक उदाहरण से और इसको स्पष्ट करते हैं, फिर इसके लिए हम एक नियम बना लेते हैं। उदाहरण में लिख देता हूँ +3 ++2। अब हमने 3 गोटियां सफ़ेद रंग की ली और 2 गोटियां भी सफ़ेद रंग की ली। अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि एक ही कलर की गोटियां एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इसलिए यह गोटियां आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यह आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5। 5 गोटियां हो गई हैं। कौन से कलर की? सफ़ेद कलर की। सफ़ेद यानी कि हमारा धन चिन्ह हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जब पूर्णांकों में विपरीत चिन्ह होता है, जैसे इसमें +5 था, इसमें -6 था, तो ये दोनों पूर्णांक आपस में घट गए। 6 और 5 को घटाया 1 आया। चिन्ह किसका आया? 6 का, जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। 6 का संख्यात्मक मान अधिक है तो इसका चिन्ह ऋण है, तो ऋण चिन्ह आ गया। अच्छा यहाँ देखिए, इस पूर्णांक का भी ऋण चिन्ह था, इस पूर्णांक का भी ऋण चिन्ह था, ले समान चिन्ह है, तो यह दोनों पूर्णांक आपस में जुड़ गए। चिन्ह किसका आया? जो दोनों में था, यानी कि ऋण का चिन्ह आया। अब प्रश्न तीसरे उदाहरण में देखते हैं। इसमें +8 का, इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, और उत्तर हमारा 4 आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। चिन्ह किसका आ रहा है? जो बड़ा है, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। इन दोनों में से 4 और 8 में से 8 का संख्यात्मक मान बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह यानी कि प्लस आया। फिर हम उदाहरण चौथा में आते हैं। उदाहरण 4 क्या है? +3 और +2। इन दोनों में समान चिन्ह है और उत्तर 5 आ रहा है, अर्थात ये दोनों जुड़ गए, और चिन्ह क्या है? जो दोनों में हुआ। तो इसमें एक सामान्य नियम यह बना कि समान चिन्ह होने पर पूर्णांक जुड़ जाते हैं। एक जैसे चिन्ह अगर पूर्णांकों में होंगे तो वह जुड़ जाएंगे, जैसे इसमें और इसमें था। एक जैसे चिन्ह होने पे पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं, और चिन्ह वही आता है जो सारे पूर्णांकों में है, जो दोनों में होगा। यानी कि अगर दोनों में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आएगा, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा। परंतु अगर पूर्णांकों में विपरीत चिन्ह हो तो वह घट जाते हैं। जैसे इन दोनों में विपरीत चिन्ह था और इन दोनों में भी विपरीत। यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ आगे से। इन दोनों को ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे को। अगर पूर्णांकों में विपरीत चिन्ह हो तो पूर्णांक क्या होते हैं? घट जाते हैं। जैसे 5 और 6 घट गया, 1 आया, 8 और 4 घट गया, 4 आया। लेकिन चिन्ह सदैव उसका, उस पूर्णांक का लिया जाएगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। याद करिए, मैं संख्यात्मक मान बोल रहा हूँ। जैसे 5 और 6 में 6 का संख्यात्मक मान अधिक है और
तो चिन्ह किसका आया? 6 का। 6 का चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण आया। यहाँ 8 और 4 दोनों घट गए क्योंकि अलग अलग चिन्ह थे, और संख्यात्मक मान 8 का अधिक है और इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस चिन्ह आया। तो यह पूर्णांकों के जोड़ घटाने होंगे। संख्यात्मक मान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि -6 और +5 में अगर हम देखें तो -6 छोटा पूर्णांक है, +5 बड़ा पूर्णांक है। लेकिन अगर हम संख्यात्मक मान की बात करें तो 6 और 5 में 6 का संख्यात्मक मान अधिक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम पूर्णांकों के घटाने को भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम पूर्णांकों के घटाने को सीखेंगे। इसके लिए मैंने 3 उदाहरण लिए हुए हैं। यह भी आप कक्षा 6 में वैसे सीख चुके हैं, लेकिन हम इसको दोबारा सीखते हैं। देखिए, समझते हैं, पुराना रिवाइज करते हैं। जैसे +5 -6 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, +5 ऐसे ही रहेगा, इसके चिन्ह को प्लस कर देते हैं और -6 का योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। तो ये +5 प्लस -6 का योज्य प्रतिलोम आप कक्षा 6 से जानते आ रहे हैं। तो यह क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस चिन्ह था तो +6 हो जाएगा। बस अब इसको सामान्यतः जैसे अभी हमने इससे पूर्व जोड़ किया था तो उस हिसाब से कर लेंगे। दोनों के चिन्ह क्या हो गए, धन चिन्ह हो गए। समान चिन्ह है तो 5 और 6 आपस में जुड़ जाएंगे, 11 हो जाएगा। चिन्ह वह आएगा जो दोनों में है। अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। -6, ये बीच वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, पहला वाला तो ऐसे ही रहा, इसको प्लस कर दिया, और -7 का योज्य प्रतिलोम निकाल लेंगे। ये -6 प्लस -7 का योज्य प्रतिलोम, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का विपरीत चिन्ह होता है प्लस, +7 हो जाएगा। तो इसका हमने -7 का योज्य प्रतिलोम लिख दिया। अब देखिए, दोनों में क्या है, विपरीत चिन्ह है। दोनों में क्या है, अलग, इसमें माइनस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है। तो जैसे योग करते हैं वैसे ही हम इसको करेंगे। विपरीत चिन्ह होने पे इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 और 6 को घटाएंगे, हमारा 1 आएगा। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है। यहाँ 7 का संख्यात्मक मान बड़ा है तो 7 का चिन्ह प्लस, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। एक अन्य उदाहरण से इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। -8 ऐसे ही लिख देंगे, यह चिन्ह प्लस हो जाएगा, +4 का योज्य प्रतिलोम। -8 +4 का योज्य प्रतिलोम, इसका चिन्ह बदल देंगे, -4 हो जाएगा। अब दोनों में क्या है, समान चिन्ह है। जोड़ के नियम से समान चिन्ह होने पर 8 और 4 को हम जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, जो दोनों में है, यानी कि 12। इस प्रकार से हम पूर्णांकों के घटानों को करते हैं। आशा है कि आप लोगों को यह सब समझ में आ गया होगा। इसका आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। धन्यवाद।